भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। और आप कभी सोचते थे क्या? पहला कदम ये होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। अगर वो अब अगला बार करें तो बिल्कुल जाति आधारित जनगणना करा दें। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता तो कभी दर्पण नहीं मिलता। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज हेड्स एंड टेल्स एजेंडा 2024। जी हां, 2024 चुनाव की तैयारियों के लिए राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ता और वोटर्स को लामबंद करने में लग गई। जाति आधारित जनगणना और यूनिफॉर्म सिविल कोड को 2024 का एजेंडा बना दिया गया है और इन दोनों मुद्दों को देश के सामाजिक ढांचे के लिए जरूरी बनाने में राजनीतिक पार्टियों ने पूरा दमखम लगा दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। और आप कभी सोचते थे क्या? पहला कदम ये होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। अगर वो अब अगला बार करें तो बिल्कुल जाति आधारित जनगणना करा दें। – 2024 के लोकसभा चुनाव को अभी लगभग 1 साल का वक्त है। सियासी दल अभी से फाइनल मैच की फाइनल प्रैक्टिस में जुट गए। 2024 के लिए मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को मानसून सत्र में पेश करके केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल जाति आधारित जनगणना के जरिए बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन के राजनीतिक चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिशों में जुट गए। – 2024 लोकसभा चुनाव से पहले के राज्यों के विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए अहम माना जा रहा है। यही वजह है कि कर्नाटक चुनाव के जरिए 2024 की सियासी बिसात बिछाई जा रही है। बीजेपी ने 2014 में जिस सियासी समीकरण से कांग्रेस को देश की सत्ता से बेदखल किया था, अब कांग्रेस भी उसी एजेंडे के तहत आगामी लोकसभा चुनाव के लिए ताना बाना बुन रही है। राहुल गांधी ने जाति आधारित जनगणना की वकालत और जितनी आबादी उतना हक की मांग उठाकर ओबीसी और दलित कार्ड खेल दिया है। वहीं बीजेपी के लिए 3 अहम मुद्दों में एक बचे यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द ही देश में लागू कराने के जरिए वोटर्स को बताना शुरू कर दिया है कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। और आप कभी सोचते थे क्या? नारा तो हम कभी सभी लोग लगाते थे, छोटे से तख्ते लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसकी कितनी आबादी है। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो यह तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। तो मोदी जी, कास्ट सेंसस का डेटा आप रिलीज कीजिए। केंद्र की मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता लागू करने के वायदे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने जुलाई में संसद के मानसून सत्र में यूसीसी बिल पेश करने की बात की। शाह ने विधेयक को जुलाई तक तैयार करने का निर्देश दिया है। बीजेपी ने यूसीसी लागू करने का वादा किया था। बैठक में कानून मंत्री किरेन रिजिजू, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत शीर्ष अधिकारी ने भाग लिया।
सरकार की बैठक से पहले संघ और बीजेपी नेताओं की हुई बैठक। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत की बात कर चुका है, लेकिन इसका विरोध करने वाले मानते हैं कि इससे इन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार छिन जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक देश एक निशान और एक विधान से ध्रुवीकरण होगा। इसलिए विपक्ष यूसीसी के काट के लिए जातिगत जनगणना का एजेंडा लेकर आई है। कर्नाटक के कोलार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की मांग उठाई। इसके कुछ ही समय बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर जातिगत जनगणना की मांग सामने रख दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 16 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर देश में 2021 की 10 सालों में होने वाली जनगणना जल्द से जल्द कराने की मांग की है। खड़गे ने चिट्ठी में जनगणना के लिए जाति को अभिन्न अंग बनाए जाने की बात कही। खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी में क्या लिखा, आइए चिट्ठी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। कांग्रेस नवीनतम जाति जनगणना की मांग करती है। यूपीए सरकार ने 2011-12 में जाति जनगणना कराई थी। कई कारणों से अब तक जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए, जिसके कारण सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण कार्यक्रमों के लिए जरूरी डेटाबेस अधूरा रह गया है। इसलिए नई जनगणना तुरंत हो और इसमें व्यापक जातिगत जनगणना भी शामिल हो। कि आखिर जातिगत जनगणना पर कांग्रेस ने क्यों अपनी मुहिम तेज कर दी है, उस पर भी चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। कांग्रेस की रणनीति है कि वो बीजेपी के ओबीसी के कार्ड वाली राजनीति को जातिगत जनगणना के जरिए करे। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी आरक्षण फैक्टर की काट, जातिगत जनगणना के बहाने विपक्षी एकता, धार्मिक ध्रुवीकरण की काट जातीय समीकरण, बीजेपी के ओबीसी वोट में सेंध लगाने की कोशिश, मंडल बनाम कमंडल की सियासत को फिर धार जैसे बिंदु अहम है। जाति जनगणना से केंद्र को डर क्यों? बीजेपी शासित केंद्र सरकार जाति जनगणना के विरोध पर अड़ी हुई है, इसलिए कि सब कुछ इतना साफ और आसान है नहीं जितना दिखता है। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट को बड़ी सावधानी से लागू किया गया तो देश में हिंसा हो गई थी। जाति हमेशा से ही इस देश में एक जटिल मुद्दा रहा है। इसको समझने में बड़े बड़े समाजशास्त्री और धुरंधर मुंह की खा चुके हैं। अब मान लीजिए कि बिहार की जाति जनगणना पूरी हो गई और 2024 से पहले नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार ने आंकड़े जारी कर दिए, तो इसका फायदा किसको मिलेगा? बिहार में मात्र एक बार बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और महागठबंधन का प्रयोग सफल रहा था, वह भी 2015 में। उस साल आरजेडी ने किसी तरह लोगों तक यह संदेश पहुंचा दिया था कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। बीजेपी सफाई देती रही, लेकिन नुकसान होना था सो हुआ। जाहिर तौर पर यह एक बार फिर से 1990 के दशक के मंडल कमंडल की राजनीति को फिर से सुलगा सकता है। हालांकि इस बार एक बुनियादी अंतर भी है। हिंदुत्व के बड़े झंडे के तले सभी जातियों को एकसार करने वाली बीजेपी के केंद्र में भी ओबीसी ही है। देश के प्रधानमंत्री खुद पिछड़ी जाति से आते हैं और बीजेपी इसका ढिंढोरा पीटने से कहीं नहीं चूकती। बिहार से लेकर यूपी तक और दक्षिण में भी सांसदों से लेकर मंत्रियों तक बीजेपी ने अपनी राजनीति के केंद्र में पिछड़ों को रखा है। और इसलिए शायद इस बार बीजेपी अपने नुकसान का पहले से आकलन कर सावधानी बरत रही है। हालांकि अभी के हालात देखते हुए यह तो संभव नहीं लगता कि 2024 के चुनाव से पहले केंद्र सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी या फिर पुराने आंकड़े भी जारी करेगी। इसके पीछे उसका अपना डर और अपनी राजनीति है। इसलिए सवाल उठने लगे हैं कि क्या सिर्फ राजनीति फायदे के लिए पार्टियां 2024 में जातिगत जनगणना को अहम चुनावी मुद्दा बनाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को केंद्र की मोदी सरकार ने 2024 के लिए अपना एक अहम एजेंडा बना लिया है। इसलिए हमको समझना जरूरी
जरूरी बन जाता है कि क्यों केंद्र की मोदी सरकार वक्त वक्त पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के जिन्न को बोतल से बाहर निकालकर अगले लोकसभा चुनाव के लिए जीत का ताना बाना बुन रही है। वैसे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी के 3 कोर एजेंडा का आखिरी हिस्सा है। राम मंदिर निर्माण, धारा 370 को हटाना और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब जाहिर है कि इसे लागू कराने के पीछे अपना तर्क होगा और विरोध के पीछे भी अपना तर्क होगा। तो चलिए अब आपको पक्ष और विपक्ष के बीच क्या तर्क है वो बताते हैं। यूसीसी को लागू करने के पीछे केंद्र का तर्क है कि अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। सालों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे। इससे लैंगिक पक्षपात की समस्या से भी निपटारा। वहीं देश की विपक्षी राजनीतिक पार्टियों का यूसीसी के विरोध करने के पीछे तर्क है कि लोगों की धार्मिक मान्यताओं का अधिकार छिन जाएगा। हर धर्म की रीति अलग है, वो खत्म हो जाएगी। मुस्लिम समाज यूसीसी को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप मानते हैं। आदिवासी समाज भी लगातार यूसीसी का विरोध करता आया है। आदिवासी संगठनों ने यूसीसी को देश में लागू ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया हुआ है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है। उनका मानना है कि यूसीसी के लागू होने से देश में लगभग 12 करोड़ आदिवासियों के अपने निजी कानून, जिसमें उनकी रीति रिवाजों, संस्कृति, विरासत और धार्मिक प्रथाएं प्रभावित हो जाएंगी। भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट हैं। यानी इस समय देश में अलग अलग मामलों के लिए कानून तो है, लेकिन उसमें धर्म का एंगल आ जाने के कारण पर्सनल लॉ बोर्ड का भी प्रावधान है। तो आइए पहले आपको ये बताते हैं कि अभी देश में कितने कानून हैं। इस्लाम में शरिया कानून एक्ट 1937, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू उत्तराधिकार कानून, भारतीय क्रिश्चियन विवाह कानून, पारसी मैरिज एक्ट एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 कानून है। इन कानूनों के चलते ही यूसीसी का विरोध करने वाले मानते हैं कि इससे उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार छिन जाएगा। देश में कहां यूनिफॉर्म सिविल कोड? देश में सबसे पहले गोवा में 1961 से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया। कानून के अनुसार गोवा में जन्मा कोई भी शख्स बहुविवाह नहीं कर सकता। वहीं बीजेपी शासित गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी का गठन हो चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की पृष्ठभूमि पर बात करें तो ब्रिटिश काल में पहली बार आया यूनिफॉर्म सिविल कोड।
साल 1935 में अपराधों, सबूतों और अनुबंधों पर एकरूपता लाने की आवश्यकता जताई थी। 1941 में हिंदू कानून को एक करने के लिए BN राव समिति गठित की गई थी। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार एक्ट को लागू किया गया। मुस्लिम, ईसाई और पारसी लोगों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून रखे गए। 1985 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया और अनुच्छेद 44 को डेड लेटर बताते हुए UCC को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने को कहा। आपको बता दें कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक अनुच्छेद 44 है। इसके तहत राज्य की समान नागरिक संहिता लागू कराने की जिम्मेदारी होती है। राज्य चाहे तो अपने यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकते हैं। राज्य की विधानसभा से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कराने की आवश्यकता होती है। लोकसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जोर शोर से उठता रहेगा। इसी कड़ी में अब बीजेपी की मोदी सरकार समान नागरिक संहिता लाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, संविधान सभा ने भी संसद और राज्यों को उचित समय पर UCC लाने की सलाह दी थी, क्योंकि किसी भी धर्मनिरपेक्ष देश के लिए कानून धर्म के आधार पर नहीं होने चाहिए। यदि देश और राज्य धर्मनिरपेक्ष हैं, तो कानून धर्म पर आधारित कैसे हो सकते हैं? हर किसी के लिए संसद या राज्य विधानसभाओं से पारित एक कानून होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। सत्तारूपी मंजिल तक पहुंचने के लिए जाति धर्म की सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने जाति जनगणना की वकालत और जितनी आबादी उतने हक की मांग उठाकर OBC और दलित कार्ड खेल दिया है। दो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राज्यों के विधानसभा चुनावों को केंद्र की सत्ता तक पहुंचने का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यही वजह है कि कर्नाटक चुनाव के जरिए 2024 की सियासी बिसात बिछाई जा रही है। विपक्षी दल 2024 में बीजेपी को घेरने के लिए जातिगत जनगणना को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कवायद में है। मोदी सरकार जातीय जनगणना कराने के लिए रजामंद नहीं है, इसलिए कांग्रेस को लग रहा है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी को घेरा जा सकता है। कांग्रेस की इस मांग को आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिल गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां जाति जनगणना की मांग कर रही हैं, इसलिए इसे कराया जाना चाहिए। गौरतलब है कि बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल पहले से ही जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी इस मांग को जोर शोर से उठाती रही है। देखिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, पूरे देश में सारे विपक्षी पार्टियों की मांग है। बिहार में नीतीश जी और तेजस्वी जी मांग कर रहे हैं, स्टालिन जी तमिलनाडु में मांग कर रहे हैं, जाति जनगणना होनी चाहिए। उससे भाग क्यों रहे हैं लोग? 10 साल पर हर बार होता था, इस बार तो नहीं हुआ। 13 साल हो गए, नहीं हुआ अभी तक। तो अगर वो अब अगला बार करें तो बिल्कुल जाति आधारित जनगणना करा दें। जान ही रहे हैं, जब ये जाति जनगणना की मांग थी तो सभी दलों को हमने लिखा था और ये मांग की थी कि ये जाति जनगणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में? हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार जातिगत जनगणना पर देश भर में बहस हो रही है। इससे पहले समय समय पर राजनीतिक दलों ने ये मांग उठाई। जातिगत जनगणना के पक्ष में अपने तर्क हैं तो विपक्ष में भी तर्क हैं। आइए इस पक्ष विपक्ष के तर्क को बताते हैं। जातिगत जनगणना के पक्ष में तर्क देने वाले की माने तो सरकारी नीतियां और योजनाएं बनाने में सहायता मिलेगी। पता चलेगा कि कौन सी जाति पिछड़ेपन का शिकार है। आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की वास्तविक जानकारी मिलेगी।
वहीं जातिगत जनगणना के पक्षधरों का सबसे बड़ा सवाल है कि SC ST की जब अलग गिनती होती है तो बाकी जातियों की क्यों नहीं। जातिगत जनगणना के विरोध में तर्क देने वालों की माने तो देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है, परिवार नियोजन के प्रयासों पर असर पड़ेगा, समाज में लोगों के आपसी संबंध प्रभावित हो सकते हैं और देश भर में आरक्षण की नई मांगें उठ सकती हैं। क्या होती है जातिगत जनगणना? आइए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि जातिगत जनगणना क्या है। जातीय जनगणना में जाति आधार पर आबादी की गिनती की जाती है, किस तबके की कितनी हिस्सेदारी है और कौन वंचित रहा। जातियों की उपजाति का भी पता चलता है, साथ ही आबादी की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता चलता है। केंद्र की ओर से आखिरी बार 1931 में जातिगत जनगणना की गई थी। आपको बता दें कि 140 साल पहले 1881 में देश में पहली बार जनगणना हुई। 1881 से 1893 तक जातियों की भी गणना हुई। 1941 में जाति जनगणना हुई, पर आंकड़े जारी नहीं हुए। 1951 से सिर्फ SC ST की जातिगत जनगणना होती है। 2011 में जातियों के आंकड़े जुटाए गए, पर सार्वजनिक नहीं किए गए। राज्यों में जाति आधारित जनगणना। बिहार में इसी साल नीतीश सरकार ने जाति जनगणना का 2 चरण शुरू करा दिया है। पहला चरण 7 जनवरी से 21 जनवरी तक चला, जिसमें सभी मकानों की गिनती की गई। 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा परिवारों की जाति की गिनती हुई। वहीं 15 अप्रैल से 15 मई तक दूसरे फेज की जनगणना शुरू हो गई। इस चरण में लोगों की व्यक्तिगत जानकारी ली जा रही है। इसमें उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और घर में सुख सुविधा की चीजों की भी जानकारी ली जा रही है। वहीं सिद्धारमैया सरकार ने कर्नाटक में भी जाति आधारित जनगणना कराई थी। सिद्धारमैया सरकार में 2014-15 जाति आधारित गणना की गई, जिसे सामाजिक और आर्थिक सर्वे का नाम दिया गया। इस सर्वे पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2017 में कंठराज समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी, लेकिन सिद्धारमैया सरकार ने यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। समर्थन और विरोध का सियासी मकसद। आपको बता दें कि मंडल की सियासत के निकले लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी सहित तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक दल जातिगत जनगणना की मांग करते रहे हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा से इसके विरोध में रही है। मोदी सरकार ने संसद में भी जातीय जनगणना कराने से मना कर दिया था। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि जाति आधारित विभिन्न तरह के ब्यौरे जुटाने के लिए जनसंख्या जनगणना उपयुक्त साधन नहीं है। बीजेपी तकनीकी कारणों का हवाला देकर भले ही जातीय जनगणना से मना करती रही हो, लेकिन कांग्रेस अब इसे सियासी हथियार के तौर पर मोदी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला कर चुकी है। जनगणना मुद्दे पर विरोध और समर्थन के पीछे सारा खेल सियासत से जुड़ा है। जातिगत जनगणना के समर्थन के पीछे पिछड़ी जातियों के वोट बैंक का है, जिनकी आबादी 52% से ज्यादा बताई जाती है। विरोध के पीछे उच्च जातियों का दबाव है, जो बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है। इसे बीजेपी नाराज नहीं करना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। और आप कभी सोचते थे क्या? पहला कदम ये होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। अगर वो अब अगला बार करें तो बिल्कुल जाति आधारित जनगणना करा दें।